माननीय सभापति महोदय, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक 2023 पर आपने बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक के जब मैं वित्तीय ज्ञापन को पढ़ रहा था, इसमें यह लिखा हुआ कि राज्य सरकार ने 400 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर में फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट भाषण की बजट घोषणा संख्या 47 की है। और उसके बाद लिखा माननीय सभापति महोदय कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनों के पश्चात प्रस्तावित फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय का नाम 672.45 करोड़ रुपए की समग्र बजट लागत के साथ जोधपुर में स्थापित किए जाने वाले राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। माननीय सभापति महोदय, 2021-22 की बजट घोषणा, इसकी अनुमानित लागत 400 करोड़ रुपए, और जब आज 2023-24 का अंतिम बजट सत्र चल रहा है, मुश्किल से 3 से 4 महीने बाद चुनाव होने वाले, और इस संस्थान के लिए 400 करोड़ से बढ़ाकर 672 करोड़ रुपए का बजट आपने घोषित किया। और इस 672 करोड़ में से यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग सेवाओं सहित भवन संनिर्माण और आधारभूत अवसंरचना के विकास के लिए अनुमानित अनावर्ती व्यय 622.45 करोड़ रुपए, और इसके अतिरिक्त प्रचालन के प्रथम 3 वर्षों अर्थात 2022-23 से 2024-25 तक आवर्ती व्यय के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए की आवश्यकता हो सकती है, और जिसमें समय के साथ वृद्धि भी हो सकती है। तो माननीय सभापति महोदय, इसमें जो लिखा है कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात पहले इस विश्वविद्यालय का नाम फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय, और उसके बाद में आपने आज भी बिल पेश कर उसका नाम रख दिया राजीव गांधी फिनटेक विश्वविद्यालय। मैं पूछना चाहूँगा, ये सक्षम प्राधिकारी कौन है? क्या इस बिल को रखने के बाद में कहीं ना कहीं आपको दिल्ली हाईकमान से डांट पड़ी होगी? तब जाके आपने या तो सोनिया गांधी जी के कहने से, राहुल गांधी जी के कहने से या प्रियंका जी के कहने से इस विश्वविद्यालय का नाम आपने राजीव गांधी जी के नाम पर रखा है। पहले आपने ये नहीं था। और माननीय सभापति महोदय, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे विषय आए जब गांधी नेहरू परिवार के नाम पर खूब सारा आपने विश्वविद्यालय खोले। हम विश्वविद्यालय खोलने के विरोध में नहीं है, विश्वविद्यालय खुले, लेकिन अब ये ठीक बता रहे थे कि इससे राजस्थान के अंदर ऐसे और बहुत सारे जिले हैं जो पिछड़े हुए, शिक्षा की दृष्टि से भी पिछड़े हुए। अगर इस प्रकार के विश्वविद्यालय अगर खोलना ही हो, घोषणा ही करनी हो, तो ये क्या पाली के अंदर नहीं हो सकता था? क्या नया जो आपने ब्यावर जिला बना उसके अंदर भी हो सकता? तो वहां जो जिस प्रकार का वातावरण है शिक्षा की दृष्टि से, अगर वहां ये खुलता तो मैं समझता हूं कि उसकी उपयोगिता भी ज्यादा होती, क्योंकि पहले से जोधपुर के अंदर बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां हजारों की संख्या में छात्र और छात्राएं पढ़ते हैं। और मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय, मेरा तो ये सोचना है कि इस विश्वविद्यालय को लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस चालीसा करना है, चाहे मोतीलाल जी नेहरू से लेकर जवाहरलाल नेहरू जी का हो, चाहे इंदिरा गांधी जी का हो, चाहे राजीव गांधी जी का हो। गांधी नेहरू परिवार के नाम पर विश्वविद्यालय हो, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम रखकर, क्या इस देश में गांधी नेहरू परिवार के अलावा और कोई महापुरुष नहीं हुए थे जिसके नाम पर इस प्रकार के संस्थान का नाम रख सके? क्या स्वामी विवेकानंद जी ने इस देश का नाम नहीं किया था? क्या इसके अलावा जो सरदार पटेल साहब नहीं थे? आपने हर एक लगभग सैकड़ों की संख्या में ऐसे इंस्टीट्यूट खोले जो राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे हैं, लेकिन फिर भी आपको चूंकि गांधी नेहरू परिवार की चापलूसी करनी, इसलिए आपने ये रखे। और मैं तो ये समझता हूँ माननीय सभापति महोदय कि अभी जो इससे जोधपुर के यूनिवर्सिटी कैंप में कल की जो घटना हुई थी, मैं समझता हूँ कि जितना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है कि सरकार की नीति के कारण और प्रशासन की गलती के कारण एक राष्ट्रवादी छात्र संगठन का नाम लेकर जिस प्रकार से बदनाम किया गया, किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। खुद एबीवीपी के छात्र संगठन ने इसका विरोध किया था। उन्होंने मांग करी थी कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ में सख्त से सख्त सजा सुनाएं, उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाएं। लेकिन आज उस बात की सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए आज आपके छात्र संघ ने एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन करने का एक झूठा काम किया है। मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय, यूनिवर्सिटी के अंदर कितने प्राचार्य के पद खाली हैं, कितने प्रोफेसर के पद खाली हैं? क्या हम बस इस प्रकार के इंस्टीट्यूट खोलें? उससे पहले बस एक मिनट, उससे पहले क्या हम ये नहीं सोच सकते कि राजस्थान के अधिकांश विश्वविद्यालयों में जहाँ कमरे नहीं है, जहाँ हॉल नहीं है, जहाँ भवन नहीं है, आधारभूत संरचना नहीं है, और उसके साथ में पढ़ाने वाले टीचर भी नहीं है, तो क्या हम उसकी पूर्ति करने के बाद इस प्रकार के अगर ये इंस्टीट्यूट खोलेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा? मैं समझता हूँ कि जो पिछले 5 सालों में घोषणा हुई है, उसी घोषणा के क्रम को जारी रखते हुए आपने इस विश्वविद्यालय को जोधपुर के अंदर खोलने का प्रयास किया। मैं मांग करता हूँ कि सरकार इसको जनता के बीच में रखे, 6 माह के लिए जनमत जाने तो परिचय करें और जनता की भावनाओं के अनुसार दोबारा इसको लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय सभापति जी, राजीव गांधी फाइनेंशियल एंड टेक्निकल डिजिटल इंस्टीट्यूशन बिल 2023 में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति जी, पूरे सदन की चिंता एक जैसी है कि हम संख्या बढ़ाने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए, नंबर्स बढ़ाने के लिए लगातार नए नए इंस्टीट्यूट खोलते जाएं, महाविद्यालय खोलते जाएं, विश्वविद्यालय खोलते जाएं, पब्लिक पार्टनर उस पर खोलते जाएं, निजी खोलते जाएं। ये संख्या तो बहुत बढ़ गई, लेकिन हमारी क्वालिटेटिव एजुकेशन बहुत गिरती जा रही है। उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, उसके लिए संसाधन पैदा करने चाहिए। वो सरकार की बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उस सरकार की उस जिम्मेदारी के प्रति सरकार का, सदन का कतई ध्यान नहीं है। और सारा सदन इस बात के लिए आपको माध्यम से सरकार को, मंत्री जी की अवगत कराना चाहता है कि इस चिंता को, जायज़ चिंता को समझा जाए। हम वित्तीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नति और नवाचार के महत्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन इसके लिए क्या वास्तव में इस तरह की यूनिवर्सिटी की, इंस्टीट्यूट की वास्तव में ज़रूरत है? इस बात की आवश्यकता पर पूरी चर्चा और रिसर्च होनी चाहिए थी। सरकार को मौजूदा शिक्षण संस्थानों को संवर्धन करने के लिए संसाधनों के आवंटन और समर्थन का प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि वित्तीय प्रौद्योगिकी में विशेष क्षेत्र के कार्यक्रम पेश करने की क्षमता में सुधार कर सके। नई संस्थान की स्थापना के बजाय उन और हमारा ज़्यादा होना चाहिए। ये बिल बताता है संस्थान राज्य अधिनियम के तहत स्थापित एक विश्वविद्यालय रूप में कार्य करेगा, जो एक सार्वजनिक निजी साझेदारी मोड पर संचालित होगा। इंडस्ट्री के साझेदारों के साथ मिलकर कार्य करने की तरफ ये ले जाता है, तो कदाचार रोकने, संस्थान की स्वायत्तता और शैक्षणिक अखंडता पर किसी भी निजी शैक्षणिक अनुचित प्रभाव को रोकने के लिए इसमें उचित प्रावधान किए गए, उसकी कमी इसमें नजर आती है। माननीय सभापति जी, इस इंस्टीट्यूट की स्थापना के पूर्व में व्यापक लागत लाभ विश्लेषण और कार्यान्वयन अध्ययन की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। उस पर पूरी रिसर्च के साथ इसको लाना चाहिए था। सरकार को संस्थान की वित्तीय स्थायित्व के लिए स्पष्ट रोड मैप प्रदान करना चाहिए था। साथ ही राज्य छात्रों के किसी भी संभावित वित्तीय बोझ को कम करने के उपाय भी करने चाहिए थे। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि फिनटेक शिक्षा के क्षेत्र में संशोधन के मापदंड तो महत्व देना, शिक्षार्थियों के हितों को प्राथमिकता देना, शैक्षणिक मानकों का पालन करना और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करना अति आवश्यकता। इन सारी बातों को जो महत्वपूर्ण थी, इस पर रिसर्च करने के बाद इस बिल को लाया जाता और सदन में व्यापक चर्चा के साथ इसको पास किया जाता तो एक सही तरीका था। लेकिन संख्या के बढ़ाने के लिए, नंबर्स बढ़ाने के लिए हम लगातार नए नए बिल लाते, विश्वविद्यालय के बिल पास करते जाएं और क्वालिटी एजुकेशन को ख़त्म करते जाएं, तो ये राजस्थान के लिए दुर्भाग्य की बात है। हमारे छात्रों के साथ हमारा हम अन्याय कर रहे हैं। इस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और सरकार से आग्रह आपके माध्यम से इसको 6 माह के लिए जनमत जानने के प्रचालित किया जाए। चंद्रभान सिंह आक्या, श्री बलवान पूनिया, संयम लोढ़ा, श्री अविनेश महर्षि। धन्यवाद सभापति महोदय। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक 2023, इसके ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, पूर्व बिल के अंदर भी हमने ये बात की थी कि इस राजस्थान के शिक्षा के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन जब तक आप नहीं करोगे, तब तक हम जो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देकर के इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की कल्पना के साथ में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा। हम आनन फानन में बिल लाते हैं, आनन फानन में विश्वविद्यालय खोलने की बात करते हैं, बिना संसाधनों के विश्वविद्यालय खोलने की बात करते हैं। पूर्व वक्ताओं ने कई आरोप इस तरह के क्षेत्रवाद के भी लगाए, लेकिन इसके पीछे भावना जो है वो हमारे यहाँ के नौजवानों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देकर के सभी क्षेत्रों के अंदर पारंगत बना करके इस देश के अंदर राजस्थान को अग्रणी पंक्ति के अंदर खड़ा करें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सभापति महोदय, एक क्षेत्र के अंदर अनेक ऐसे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो जाती हैं, लेकिन धोरों की धरती बीकानेर क्षेत्र, बीडी कल्ला साहब विराजमान है, बहुत वरिष्ठ मंत्री भी हैं, उस डिवीजन के अंदर
रतनगढ़ भी आता है जो नेशनल हाईवे के ऊपर है, वो भी धोरों की धरती है। उस क्षेत्र के अंदर भी राजस्थान की सरकार को कोई ऐसा इंस्टीट्यूट लाने की सोचने की जरूरत होनी चाहिए थी। सही बात है कि जो भी सत्ता के अंदर मुख्यमंत्री होते हैं वो अपने क्षेत्र के अंदर बहुत सारे काम लेकर के जाते हैं लेकिन समभाव के साथ में यदि हम आगे बढ़ेंगे तो जो वसुधैव कुटुंबकम की बात है, जो पूरे क्षेत्र को एक मानते हुए विकास की दृष्टि पर आगे ले जाने की बात है, उसके अंदर निश्चित रूप से उसको हमें बल मिलेगा। मैं इस बिल को पढ़ा, बिल को पढ़ने के बाद में बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर यदि हम विस्तार से बात करें बिंदुवार तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। लेकिन माननीय सभापति महोदय, इसके अंदर एक चेयरपर्सन की नियुक्ति होगी, निदेशक होगा, कुल सचिव होगा, उनकी कुछ अहर्ताएं भी होंगे। पहले वाले बिल के अंदर भी यही बात कही गई थी और इस बिल के अंदर भी पुनः यही बात मुझे पढ़ने को मिली है। चेयरपर्सन के अंदर लिख रखा है कि उद्योग या शिक्षा क्षेत्र का कोई विख्यात व्यक्ति संस्थान का चेयरपर्सन होगा और वह शासी बोर्ड का भी चेयरपर्सन होगा। सभापति महोदय, इसके अंदर उसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में कुछ नहीं लिख रखा है। मेरे शेखावटी क्षेत्र के अनेक ऐसे उद्योगपति हैं जो एजुकेशन नहीं ले सके लेकिन उन्होंने दुनिया के अंदर नाम उद्योग जगत के अंदर किया। आप कोई भी इंस्टीट्यूट खोलते हैं, आप विश्वविद्यालय खोलते हैं, तो उसके अंदर शिक्षा के मां सरस्वती के मंदिर में शिक्षाविद की बात तो समझ में आती है, लेकिन यदि कोई भी विख्यात उद्योगपति विख्यात कोई भी हो सकता है, जो बिना पढ़ा लिखा भी हो सकता है, तो क्या इस बिल के अंदर शैक्षणिक योग्यताएं, अहर्ताएं नहीं लिखनी चाहिए कि उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए? मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ी कमी है, इस कमी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए था। उसके बाद में उनकी शक्तियों के बारे में और बाकी सारी चीजें लिखी हुई हैं। मैं विनम्रता के साथ में राजस्थान की सरकार से ये मांग करना चाहता हूं कि जितने भी आपने और हमारी सरकारों ने जो भी इंस्टीट्यूट खोले हैं वो हमारे नौजवानों को शिक्षा देने के लिए खोले हैं, हमारे नौजवानों के भविष्य को संवारने के लिए खोले, उन नौजवानों के भविष्य को अंधकारमय बनाने के लिए नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर आप उनके ऊपर रिसर्च करवाइए, कौन से ऐसे विश्वविद्यालय, ऐसे महाविद्यालय या ऐसी इंस्टीट्यूट हैं जो वास्तव में सही रूप से काम करके और हमारे नौजवानों का भविष्य संवार रही है, और जो ऐसी इंस्टीट्यूट हैं जिनके पास में न इंफ्रास्ट्रक्चर है, न वहां पर कोई फैकल्टीज है, न वहां पर कोई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए अध्यापक हैं। ऐसी जगह पर आप सबसे पहले बराए मेहरबानी सबसे पहले काम वो करिए। अभी शिक्षा मंत्री जी जब उत्तर दे रहे थे, मैंने पूछा था उनसे कि आपने नई भर्ती कितनी करी, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर आप लोगों को लगा करके उनके भी भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। कल वो आपको फिर खड़े हो जाएंगे कि आप हमें भी नौकरी दो, उनका भी अधिकार होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप नंबर बढ़ाने के लिए आप अपनी लिस्ट के अंदर एक और गांधी का नाम जोड़ने के लिए सिर्फ महाविद्यालय और इस तरह की बातों को बढ़ावा मत दीजिए। आप जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, उन इंस्टीट्यूट के ऊपर पूरी तरह से रिसर्च करवा करके आप उनकी पूर्ति करिए। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, चाहे फैकल्टीज की बात है, उसके बाद में आप इस तरह के बिल लाइए। ये 6 महीने के लिए परिचारित करने के लिए मैं मांग करता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।